हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीपीसीएल यूपीआर टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए ऑलरेडी मैं थ्योरी क्लास चला रहा हूं। तो थ्योरी क्लास में दोस्तों आज मेरा पार्ट नंबर 23 है। ठीक है, तो इसके पहले मैं ऑलरेडी जैसे मैं आपको डिजिटल पूरा पढ़ा चुका हूँ, डिजिटल का पूरा लगभग समाप्त हो चुका है थ्योरी की। इंस्ट्रूमेंट क्लास मैंने ऑलरेडी पूरी कर चुकी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में चला रहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में मैंने ऑलरेडी डायोड पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा के ख़त्म किया था। उसके बाद मैंने डायोड को पूरा ख़त्म किया था। तो डायोड के बाद दोस्तों मैंने ट्रांजिस्टर, आज से मैं ट्रांजिस्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन ट्रांजिस्टर के बनते हैं। थोड़ा बीच में क्लास नहीं हो पाई दोस्तों, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ सभी से, क्योंकि टाइमिंग की थोड़ा प्रॉब्लम है, टाइमिंग नहीं मिल पा रही है, तो जिससे मैं क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपको रेगुलर नहीं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन अब क्लास देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपका सिलेबस जल्दी से कवर करने का प्रयास करूँगा। बाकी मैंने अगर आपके सिलेबस की हम बात करें तो ऑलरेडी मेरी जो ऑब्जेक्टिव क्लास है, जिसमें लगभग 56 या 54 वीडियो के आसपास है, उसमें मैंने आपका पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समाप्त किया है। ठीक है, तो आप वहाँ से अपना सिलेबस देखते रहें, वहाँ से वीडियो कुछ देखते रहें, क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा थ्योरी की क्लास भी मैं आपकी जल्दी से पूरा करूँगा। तो थ्योरी क्लास आपकी पूरी हो जाएगी तो फिर से मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलाएंगे, जिससे कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अभी भी जो, ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट एग्जाम में आए हैं 2019 या 2018 के आसपास के एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों ट्रांजिस्टर। आप इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांजिस्टर। यहाँ से मैक्सिमम आपको 4 से 5 नंबर एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हैं, या आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, आप यूपीपीसीएल या यूपीआर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो है। ठीक है, इसे आप देखेंगे तो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, जो कि आपको शायद में आपने कई बार ट्रांजिस्टर के वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये पॉइंट आपसे स्किप हो गए होंगे। तो आज मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ें मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा ट्रांजिस्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, पढ़ाए तो बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, आप जिसकी क्लास देखना चाहो आप देख सकते हो, बहुत सारी क्लासें हैं। ठीक है, यूट्यूब पे ट्रांजिस्टर के बारे में, तो कोई इतनी बारीक चीज़ें देखता नहीं है जो कि एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा कि आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर को जो फुल फॉर्म होता है इसका बीजेटी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो बीजेटी हमारा दो प्रकार की होती है। पहले बीजेटी का फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं, बीजेटी के फुल फॉर्म से, क्योंकि यहीं से काफ़ी चीज़ें छिपी होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बीजेटी की। तो बीजेटी का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, वो होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इस फुल फॉर्म को आप याद रखें। बीजेटी का फुल फॉर्म जो होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, आप इसका फुल फॉर्म याद रखें। दोस्तों बीजेटी हमारा क्या होता है कि बीजेटी हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, बीजेटी को अगर बांट सकते हैं तो दो भागों में उसे बांट सकते हैं। कौन कौन सा होता है? बीजेटी जो होता है हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके बारे में कुछ पॉइंट हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैं इसको डिवाइडेशन दिखा देता हूँ, कितने प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो दो प्रकार से बीजेटी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है एनपीएन, ठीक है, और एक होता है हमारा पीएनपी। एक बोल सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। इन ट्रांजिस्टर के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हुए चलेंगे। इसके पहले हम बीजेटी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बीजेटी के बारे में, उसको हम देखते हैं। तो बात करते हैं बीजेटी जो होता है हमारा। बीजेटी दोस्तों क्या होगा कि देखिए, सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने कई बार पूछा, हमको डीएमआरसी में मिला हुआ है, इसके अलावा मैंने कई एग्जाम दिए हैं, तो हर जगह एक क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों जो हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी वो कैसी? वो ट्रांजिस्टर थी। तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ था हमारा, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ था, वो 23 दिसंबर 1947 को हुआ था। कितना? 23 दिसंबर 1947 को हमारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। यदि आप पर डीएमआरसी का पेपर होगा, पुराना पेपर, तो आप देखिएगा वहाँ पर एक क्वेश्चन मिला गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
ठीक है, किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि ईएम में पूछा गया था कि जेईई में पूछा गया था, लेकिन कहीं पे मुझे मिला था ज़रूर। ठीक है, ईएम या जेईई कहीं भी एक क्वेश्चन मिला था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार हुआ था। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारी, वो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे बोलते हैं हम सिंपल में ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 23 दिसंबर 1947 को आविष्कार हुआ था। कौन कौन वैज्ञानिक थे जिसको आविष्कार किए थे? तो वो थे वाल्टर व्रेटेन तथा जॉन वार्डिनी। ठीक है, तो याद रखना, कभी पूछता भी है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार वाल्टर व्रेटन, ठीक है, वाल्टर व्रेटेन, ठीक है, एवं जॉन वार्डिन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, वाल्टर व्रेटेन एवं जॉन वार्डिन ने, ठीक है, जॉन वार्डिन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार वाल्टर व्रेटेन एवं जॉन वार्डिन ने किया है। ठीक है, ये रहा दोस्तों ट्रांजिस्टर के आविष्कार होने के बाद। आप जानते हो, अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो लगभग द्वितीय पीढ़ी में आया था। उसके पहले क्या प्रयोग किया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक वाल्व। तो ट्रांजिस्टर के आने से सर्किट का जो आकार था वो बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि ट्रांजिस्टर मेरा बहुत छोटा होता है। आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर एकदम छोटा सा होता है। ठीक है, उसमें 3 टांगें ऐसी होती हैं, तो ट्रांजिस्टर एकदम छोटा सा होता है। ठीक है, तो इसके आने से सर्किट का आकार बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो यह होता है, या छोटे और हल्के होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसमें हीटर या हीटिंग तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा बीजेटी होता है, इसमें न हीटर की, ना किसी हीटिंग तंत्र की या किसी हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक वाल्व के स्थान पर जब हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना स्टार्ट किया, तो उससे क्या होगा कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना स्टार्ट किया, वहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ गई, तो इसकी दक्षता भी बढ़ गई। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होती थी, क्या कि गर्मी के कारण, हीटिंग के कारण ट्यूब फट जाती थी, तो वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता था। तो इसीलिए ट्रांजिस्टर के आने से ये प्रॉब्लम दूर हुई, उसका आकार छोटा हुआ। आकार छोटा होने के साथ साथ हमारे इसकी जो एफिशिएंसी है या दक्षता है, ये भी बहुत अधिक होती थी, और ये बहुत कम पावर को एब्जॉर्ब भी करता था। क्या हुआ कि इसके लगाने से सर्किट में पावर की बचत भी बहुत कम हुई। ठीक है, तो पावर की बचत भी होने लगी, पावर ज़्यादा नहीं लगती थी। ठीक है, ये सब चीज़ें ट्रांजिस्टर के आने के बाद हुई। इसके अलावा इसको हम बहुत कम वोल्टेज पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बीजेटी को हम बहुत कम वोल्टेज देकर इसे हम ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी बीजेटी के आविष्कार होने के साथ साथ। इसे बोला जाता है कि इसके आने से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति आई थी। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमारा जो आईसी आई थी, तो आईसी आने से तो आप देख ही रहे हो कि एकदम आजकल छोटे छोटे उपकरण मिलने चालू हो गए हैं। तो हम बात करेंगे सिर्फ आज यहाँ पे किस ट्रांजिस्टर के। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांजिस्टर के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमारे ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। एक क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, आइए हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बताए हैं, वही पॉइंट हमने लिखे हैं, आप इसे देख लीजिएगा, मैं इसे दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में वही है। 23 दिसंबर 1947 को वाल्टर व्रेटिन तथा जॉन वार्डिन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह छोटे और हल्के होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, किसी के आने से आकार में छोटा हुआ, तो छोटा भी है और बहुत हल्के भी होते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसमें हीटर या हीटिंग तंत्र की या हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में है। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट और भी हैं, हम देखते हैं कि इसकी इफिशियंसी या इसकी जो दक्षता होती है, क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कम पावर को एब्जॉर्ब करती है। मतलब ये युक्ति जो होती है या जो डिवाइस है हमारी बीजेटी, ये बहुत कम पावर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम कम वोल्टेज पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कम वोल्टेज पर कार्य करने में सक्षम होती है। तो ये सभी थे बीजेटी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो हम इसके दोस्तों हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की, इसकी संरचना की, कि हम ट्रांजिस्टर को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने बताया था कि बीजेटी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा एनपीएन होता है, दूसरा हमारा पीएनपी होता है। तो एनपीएन और पीएनपी दोनों की कार्यप्रणाली लगभग सेम होती है, तो किसी एक की कार्यप्रणाली के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी संरचना दिखा देते हैं कि इसकी संरचना कैसे बनती है। जैसे आपने डायोड पढ़ा था दोस्तों कि डायोड में क्या होता था कि एक हम एक पी टाइप की लेयर और एक एन टाइप की लेयर को पास पास ला के रखते थे, तो हमारा क्या बन जाता था, डायोड। मान चलो कि पी है और एक एन है, तब इनको जब पास पास दो प्लेटों को पास पास ला के रखते थे तो हमारा क्या बन जाता था, डायोड। तो लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पूछता है कि ट्रांजिस्टर में कितनी लेयर होती हैं। तो ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होती हैं, 3 टर्मिनल होते हैं और 2 जंक्शन होते हैं। वो कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम मान चलो कि हम बना रहे हैं कौन सा ट्रांजिस्टर, हमको पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना है। क्या बनाना है, पीएनपी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखिएगा कि जो हमारा पीएनपी, जैसे कि हमारा होते हैं 3 टर्मिनल, 3 बेस, 3 लेयर और 3 क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होती हैं, 3 लेयर होती हैं और 2 जंक्शन होती हैं। तो हमारे जो टर्मिनल होते हैं उस टर्मिनल में, ठीक है, बात करते हैं कौन से होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ये 3 टर्मिनल होते हैं हमारे। एमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। तो हमारी जो लेयर बनती हैं वो लेयर हमारी क्या है, पी एन पी। ये 3 लेयर होती हैं किसी भी ट्रांजिस्टर की संरचना में। ठीक है, तो पूछता है कि कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, पी एन पी, या होगी कौन सी आपकी एन पी या एन। अगर हम एन पी एन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो उसमें जो 3 लेयर पाई जाती हैं कौन सी होती है, एन पी और एन होती है। इसके अलावा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो उसमें 3 लेयर जो होगी, पी एन पी। इसका मतलब दोस्तों कि 2 पी प्लेटों के बीच में यदि एन प्लेट को सैंडविच कर दिया जाता है तो हमको कौन सा क्या बन जाता है, वो ट्रांजिस्टर बन जाता है पीएनपी टाइप का। तो इसमें देखिए दोस्तों, तो जंक्शन की बात करते हैं तो 2 जंक्शन होते हैं। मान लीजिए जंक्शन J1 है, ये जंक्शन J2 है। तो जंक्शन J1 को हम बोलते हैं, या जंक्शन J1 को हम कह सकते हैं कि क्या है, जंक्शन JE है। क्या है, जंक्शन JE। तो JE क्या होता है हमारा दोस्तों, JE जो होता है हमारा उसे बोलते हैं हम एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं। इस JE बराबर जो होता है हमारा होता है क्या, एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, एमीटर बेस जंक्शन होता है। इसे आप इसे दोस्तों लिखते हुए चलिए, समझते हुए। ठीक है, बाकी जो JC होता है, JC को हम बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इस ट्रांजिस्टर की हम संरचना के बारे में बात करते हैं। यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये दोस्तों हम लिख के लाए हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखिए क्या होता है कि संरचना के बारे में ऑलरेडी हम नोट करके रखे हैं। तो इसको देखिए, इसकी बात करते हैं संरचना के बारे में क्या होता है। पहली बात तो आप जानिए ट्रांजिस्टर हमारा बना किसका होता है। तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बना होगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारा क्या आता है, जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो जर्मेनियम या सिलिकॉन या जर्मेनियम से मिलकर ही हमारा ट्रांजिस्टर बना होता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांजिस्टर ने बताया कि आपको 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एनपीएन एवं पीएनपी। एक तो पीएनपी होता है और एक एनपीएन। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम ट्रांजिस्टर में इसकी संरचना के बारे में। आप देखिए, हमने बताया कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे पीएनपी या एनपीएन होते हैं। ठीक है, तो यदि हम 2 पी प्लेटों के बीच में, यदि एन प्लेट को हम बीच में रखते हैं या सैंडविच करते हैं तो हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर बनता है, वो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। जब 2 एन प्लेटों के बीच में हम पी प्लेट को सैंडविच कर देते हैं तो हमारा जो ट्रांजिस्टर बनता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। इसकी हम पूरी कार्यप्रणाली को अच्छे से समझेंगे। पहले आप इसकी संरचना को देखिए बस। ठीक है, संरचना समझ में आ जाएगी तो कार्यप्रणाली भी हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने बात की थी जंक्शन की। तो जंक्शन देखिए क्या हो, जो हमारे बीच बने क्या है, जंक्शन बनी है। जैसे ब्रेक पॉइंट है, जो जिसे बोलते हैं डिप्लीशन लेयर है, ये क्या है, ब्रेक पॉइंट पे ही हमारे जंक्शन बने होते हैं। ये क्या है, ये हमारा जंक्शन JC है, जिसे बोलते हैं हम। ये देखिए जो जंक्शन JC होता है वो किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, वो जंक्शन JC जो होता है वो बेस और कलेक्टर से मिलकर हमारा जंक्शन JC बना होता है। इसलिए बोलते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन, या शॉर्टकट में JC बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ये वाला जंक्शन JE जंक्शन होता है वो एमीटर और बेस से मिलकर बना होता है। किससे, एमीटर और बेस से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे एमीटर बेस जंक्शन कहते हैं। तो बात करते हैं, देख लीजिए JE को क्या बोला जाता है, JE को बोला जाता है एमीटर बेस संधि या एमीटर बेस जंक्शन। हम बात करते हैं JC की, तो JC को बोला जाता है
कलेक्टर बेस जंक्शन। ये चीज़ें देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, एक चीज़ें दोस्तों मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर में आप हमेशा याद रखना कि ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा, वो अगर बात किया है, ये 3 इसमें मोड पाए जाते हैं, 4 प्रकार के मोड होते हैं ट्रांजिस्टर में। एक एक्टिव मोड होता है, ठीक है, जो मोड होते हैं, एक एक्टिव मोड होता है, और एक क्या होता है, एक हमारा सेचुरेशन मोड होता है। ठीक है, इसके अलावा एक कट ऑफ मोड होता है और एक इन्वर्टेड मोड होता है। ट्रांजिस्टर को हम 4 प्रकार के मोड के रूप में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर ओनली, जब ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा जो हमेशा लगा होता है वो एक्टिव मोड में होता है। क्यों? ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे हम डायोड का प्रयोग हम रेक्टिफायर में करते हैं, वैसे हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफायर में करते हैं। तो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। विशेषतः जो हमारा ट्रांजिस्टर डिजाइन किया गया है वो एम्पलीफायर के रूप में। ठीक है, तो एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर हमारा जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है वो एम्पलीफायर के रूप में, वो भी किस में, वो भी एक्टिव मोड में, और किस कॉन्फ़िगरेशन में, वो भी सी कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये चीज़ें ट्रांजिस्टर की हैं। अभी हम इसको आगे हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझते हुए चलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें यहीं आपको डिस्कस कर दें, क्योंकि अभी हम जब बाइसिंग पढ़ेंगे तो इसके आगे जस्ट बाद बाइसिंग की बात करेंगे। तो बाइसिंग पे वहाँ पे ये सब चीज़ें, ये चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों कि जब हम ट्रांजिस्टर को हम बाइसिंग में करते हैं, ठीक है, जब बाइसिंग मोड हम ट्रांजिस्टर को लाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो 2 जंक्शन होते हैं, मैंने दिखाया ना कि दोनों जंक्शन जेई और जेसी हैं। तो इस जेई जंक्शन क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, हमेशा इस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, और जो हमारा जो जेसी जंक्शन होता है उसको हम रिवर्स बायस में रखते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो होता है यही हमारा एक्टिव मोड होता है। क्या होता है? एक्टिव मोड। यदि हमारा जंक्शन जेई अगर हमारा फॉरवर्ड बायस में है, जंक्शन जेसी यदि हमारा रिवर्स बायस में है, तो उस कंडीशन में जो हमारा मोड मिलता है कौन सा होता है, वो एक्टिव मोड होता है। ठीक है, तो इस एक्टिव मोड में ही ट्रांजिस्टर हमारा हमेशा बायस किया जाता है। तो पहले बायसिंग पढ़ने से बारे में हम बात करेंगे कुछ इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम दोस्तों डायोड की तरह है। अगर डायोड की कार्यप्रणाली आपको समझ में आई होगी तो ट्रांजिस्टर की भी कार्यप्रणाली आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कैसे? देखिए अब बात करते हैं हम, मान चलिए कि हमने पहले 2 ही ले लेता हूँ, पी और एन। ठीक है, जब मैंने पी को एन के पास रखा तो मैंने बताया था कि जैसे पी और एन के पास रखते हैं तो कैरियर कंसंट्रेशन के कारण इन दोनों में डिफ्यूजन होता है। मतलब कि एन में, अब दोस्तों एन में आपको पता होना चाहिए कि मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, और पी में पता होना चाहिए मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है। मैंने बताया था डायोड में देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स है एक दूसरे से पूरी जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर आपको पहले की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो यहाँ पर चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो इसलिए मैंने आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाया था बहुत अच्छे से, कि एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बताई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि अगर हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, जैसे मैंने बताया था कि पी टाइप में, तो पी टाइप जो होती है हमारी, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर ग्रुप में होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम बात करते हैं एन टाइप में, तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो क्या होता है, होल होता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर होल और मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने पी और एन को पास पास में रखा तो इधर के मेजॉरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर की तरफ मूव करेगा, जो इधर पिक टाइप का जो होल्स होगा वो इधर की तरफ मूव करेगा। ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो न्यूट्रलाइज करेंगे तो एक समय ऐसी आ जाती है कि बीच में एक लेयर बन जाती है, कि ये लेयर जो बन जाती है इसे बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर। ये जब लेयर बन जाती है तो ना इधर का मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन ना इधर का मेजॉरिटी कैरियर होल, ये दोनों एक दूसरे को जंक्शन पार करने में मदद नहीं मिलती, मतलब जंक्शन को पार नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में एक लेयर बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसी एन के साथ हमने ला कर फिर से एक प्लेट रखी थी पी एन और पी के बीच में क्या हुआ, फिर इसमें भी वही क्रिया हुई, जब वही क्रिया जो हुई तो इसमें भी एक लेयर बन जाती है। ठीक है, जो कि बन जाता है जंक्शन हमारा जेसी। इसमें भी तो अब जब लेयर बन गई पी और एन के बीच में, हम पी के बीच में हमने जब एन रखा तो बीच में जो लेयर बन गई हमारे जंक्शन बन गए। ठीक है, अब इन्हीं जंक्शन को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। तो मैंने बताया था कि बायसिंग हमारी 2 प्रकार की होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक
रिवर्स बायसिंग होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सब चीज़ें दोस्तों क्या है कि ज़्यादा हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये चीज़ें बार बार बताते रहेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को आप समझिएगा। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि जंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। बस यहाँ के बारे में इसकी थोड़ा बायसिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा बायसिंग दिखाएंगे आपको, बायसिंग कैसे हम करते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसकी बायसिंग के बारे में। तो इसके पहले दोस्तों कुछ पॉइंट हैं, आप देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि इसके 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये 3 टर्मिनल होते हैं। बात करते हैं पहले हम एमीटर की। तो एमीटर में दोस्तों क्या होता है कि एमीटर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है कि एमीटर की जो डोपिंग होती है वो सबसे उच्च होती है। क्या होती है? इसकी डोपिंग जो होती है वो सबसे उच्च होती है। इसके अलावा एमीटर जो होता है वो मेजॉरिटी आवेश वाहकों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो एमीटर हमेशा जो होता है मेजॉरिटी कैरियर का ही उत्सर्जन करता है। तो एमीटर क्या करता है? मेजॉरिटी आवेश वाहकों का उत्सर्जन करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों बेस की। तो बेस जो होता है हमारा, बेस की डोपिंग जो होती है वो सबसे कम होती है। देखिए दोस्तों, कुछ आपको याद रहे न याद रहे, अभी तक जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें से अगर कुछ पॉइंट आपको याद है तो ठीक है, लेकिन अब जो पॉइंट बता रहा हूँ ये पॉइंट आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है, मैक्सिमम बार पूछा गया है, ठीक है। तो एमीटर की जो डोपिंग होती है क्या होती है? एमीटर की डोपिंग सबसे उच्च होती है। इसके अलावा जो बेस की डोपिंग होती है वो सबसे कम होती है। और जो हमारा कलेक्टर होता है वो कलेक्टर की जो डोपिंग होती है वो एमीटर से तो कम होती है लेकिन बेस से अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं मॉडरेट, ठीक है। तो इसके पहले दोस्तों ट्रांजिस्टर में एक बात है क्या कि यह ट्रांजिस्टर की सबसे पतली परत होती है। क्या होती है? सबसे पतली परत। अब ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा कि पतली परत का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें दोस्तों, जो हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर जो लेयर होती है, ठीक है, इसकी जो एरिया होती है उस एरिया को लेके भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे अधिक एरिया किसकी होती है? कलेक्टर की। सबसे कम एरिया किसकी होती है? सबसे कम एरिया होती है बेस की। उसके बाद किसकी होती है? एमीटर की। तो एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि सबसे अधिक एरिया या सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे पतली परत, सबसे मोटी परत कौन सी होती है? तो बात करेंगे सबसे मोटी परत की या सबसे अधिक एरिया किसकी होती है? तो कलेक्टर की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? बेस की होती है। और जो हमारी एमीटर होती है बेस से तो अधिक होती है लेकिन कलेक्टर से कम होती है। ये पॉइंट भी पूछा जाता है। और पूछा जाता है डोपिंग को। तो डोपिंग क्या होता है कि डोपिंग सबसे अधिक होती है एमीटर की, सबसे कम होती है बेस की और मॉडरेट होती है कलेक्टर की। तो ये तीनों पॉइंट आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। तो जो सबसे पतली परत है हमारी बेस की और सबसे कम डोपिंग भी बेस की। तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद रखें कि सबसे कम जो हमारी पतली परत होती है, ठीक है, वो बेस की होती है और सबसे कम डोपिंग भी बेस की ही होती है। एमीटर से प्राप्त आवेश वाहकों को अधिकांशतः ये क्या करता है? बेस कलेक्टर में दे देता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे हमारे एमीटर से, ठीक है, अभी इसकी कार प्रॉब्लम बताएंगे तो बताएंगे, वहाँ पर भी समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि एमीटर क्या करता है? ये बहुसंख्यक आवेश वाहक को उत्सर्जित करता है। तो जैसे ही मेजॉरिटी कैरियर उत्पन्न होंगे तो जंक्शन को ब्रेक करेंगे। जब जंक्शन को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आएगा आवेश वाहक मैक्सिमम या मेजॉरिटी कैरियर आवेश वाहक जो आता है बेस में, इस बेस क्या करता है तुरंत, क्योंकि ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता क्योंकि इसकी एरिया बहुत कम होती है, तो तुरंत क्या करता है? कलेक्टर की तरफ भेज देता है। तो वही एक मैक्सिमम जितने से ज़्यादा हमारा आवेश वाहक आता है मीटर से बेस में, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है कि सभी आवेश वाहक को कलेक्टर के लिए भेज देता है, ठीक है। तो ये इसका भी काम होता है बेस का। तो बेस क्या करता है कि एमीटर से प्राप्त आवेश वाहकों को अधिकांशतः वो कलेक्टर में दे देता है। तो ये सब पॉइंट दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पॉइंट आपको लिखे हैं, मैंने आपको जो समझाया, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी, ठीक है। आइए इसके पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं कलेक्टर टर्मिनल की, ठीक है। जैसे मैंने बेस की बात की वैसे कुछ पॉइंट कलेक्टर के भी हैं, कलेक्टर को भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि बेस से प्राप्त आवेश वाहकों को संग्रह करता है, इसीलिए इसको हम कलेक्टर कहते हैं। हमने बताया कि एमीटर से जो हमको आवेश मिलते हैं मेजॉरिटी कैरियर, उसको तुरंत भेज देते हैं बेस में।
बेस क्या करता है, वो अपने पास रोकता नहीं है, उसको दे देता है कलेक्टर में। तो बेस से प्राप्त जो आवेश होते हैं कलेक्टर में, वही बोला जाता है क्या, संग्रह या कलेक्टर कहते हैं। तो मतलब जो से बेस से जो उसे आवेश मिलते हैं उसे बोला जाता है कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, तो कलेक्टर क्या होता है कि कलेक्टर, इसकी जो डोपिंग होती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डोपिंग का ही है। ठीक है, तो डोपिंग आप याद रखिएगा, एमीटर में सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद कलेक्टर में और सबसे कम बेस में। इसीलिए मैं आपको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ कि पॉइंट आपको याद हो जाए, क्योंकि इन तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट तो आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इसकी जो डोपिंग होती है क्या होती है, बेस से तो अधिक होती है किंतु एमीटर से कम होती है। ये रहा कलेक्टर के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट की। जैसे कि हम ट्रांजिस्टर को हम बनाते हैं, उसको हम डायोड के माध्यम से कैसे हम बना सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस सर्किट को कई बार कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि दो डायोड को ऐसे जोड़ के बना देते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं शायद में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज मैं आपको समझाएंगे अच्छे से, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है, दो डायोड को हम जोड़ के हम कैसे ट्रांजिस्टर को हम बनाते हैं। तो पहली बात आपको डायोड पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था डायोड में कैसे बनता है, देख लीजिए डायोड कैसे बनता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा डायोड। तो मैंने बताया था कि जो एरो होती है, एरो क्या होती है, ये होती है हमारी पी। एरो क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं पी। और एरो की इस साइड की एरो जो होती है क्या होती है, वो एन होती है। तो पी और एन से मिलकर हमारा डायोड बना होता है। और ट्रांजिस्टर कैसे बना होता है, अगर हम पीएनपी की बात करेंगे तो पी एन पी, मतलब दो पी के बीच में एक एन होता है, और एन की बात करेंगे तो दो एन के बीच में एक पी होगा। तो हम इसको हम ऐसे जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, पहली बात आप ऐसे लिख लीजिए, पी एन पी, ऐसे आप लिख लीजिए। अब क्या करना है कि आपको पी, यहाँ पे आपको क्या रखना है, पी हमने यहाँ पर रख दिया पी। अब यहाँ पर रखना है बीच में क्या है, एन, तो मैंने यहाँ कर दिया ला के एन। अब फिर देखिए इधर से क्या मिल रहा है हमको, पी। फिर हम क्या करेंगे, इधर पी हम बनाएंगे ऐसे, हमने ऐसे बना दिया पी। ठीक है, अब देखिए एन, अब एन ला के क्या करना है, इसे सैंडविच करना है, तो एन को ला के हमने मिला दिया, तो मेरा बन गया क्या, ये मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया। अब इस टर्मिनल को हम कह सकते हैं मीटर, इसको हम कह सकते हैं कलेक्टर, और बीच में जो है इसको कह सकते हैं हम क्या, बेस। तो हम आशा करेंगे कि आपको ट्रांजिस्टर बनाना, डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट बनाना आपको समझ में आएगा ट्रांजिस्टर की। तो ऐसे हमारा बनता है ट्रांजिस्टर। हम बात करते हैं एनपीएन की, तो एनपीएन में क्या होगा, फिर आप ऐसे लिख लीजिए एन और एन। ठीक है, तो अब एन चाहिए हमें, तो एन हमको ऐसे मिलेगा। ठीक है, मैंने एन ले लिया, क्योंकि एरो हमारी क्या होती है, एरो हमारी पी होती है, तो हमने एरो हमने पी को ला के दे दिया। फिर हमको एरो चाहिए पी, फिर हमने ऐसे पी लिख लिया, इधर ले गया हमने एन, क्योंकि एन इधर है तो एन भी मिल गया, पी भी मिल गया। बीच टर्मिनल को हम कॉमन कर देते हैं, क्या मिल जाता है हमको, ये बेस। तो हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया हमारा कलेक्टर। तो हम आशा करते हैं कि आप डायोड से अब जोड़ना आपको पता चल गया होगा कि डायोड को जोड़ के हम कैसे एक ट्रांजिस्टर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपके लिए कंफर्म हो गई। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की हम बायसिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जस्ट डायोड भी उसी तरह सेम टू सेम हमारा काम करेगा ट्रांजिस्टर भी। ठीक है, डायोड हमारा क्या होता था, यूनिडायरेक्शनल होता था। ठीक है, क्योंकि डायोड में पीओजन के माध्यम से जो करंट बहती थी वही सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए डायोड का और ट्रांजिस्टर में थोड़ा बहुत जस्ट अंतर है। क्यों, क्योंकि वो बीजेटी हमारा क्या होता है, जहाँ पर देख लीजिए इसके नाम से ही बाईपोलर, मतलब द्विध्रुवीय। तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, द्विध्रुवीय युक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो जंक्शन है जे यूजीसी। हमने बताया था कि अगर फॉरवर्ड बायस करना होता है तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पी को तो हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन को किससे जोड़ते हैं, एन को हम निगेटिव से जोड़ते हैं। सर्किट हमारी किस में होती है, फॉरवर्ड बायस में होती है। तो मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि हम ट्रांजिस्टर को जब हम प्रयोग करते हैं तो हमेशा एक्टिव मोड की तरह, तो एक्टिव मोड मैंने बताया था कि जो जंक्शन जेई होता है उसको हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं और जेसी को हमेशा क्या रखते हैं, रिवर्स बायस में रखते हैं। तो ट्रांजिस्टर हमारा इसी मोड में काम करता है। तो जेई को हम फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए क्या करेंगे, पी को हम पॉजिटिव जोड़ेंगे, तो हमने पी को बैटरी के पॉजिटिव सिरे जोड़ दिया, एन को बैटरी के निगेटिव सिरे जोड़ दिया, तो क्या हो गई सर्किट हमारी क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस। मतलब ये जंक्शन जे हमारा किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। फिर हम बात करते हैं जंक्शन जेसी की। तो अब जेसी को मैंने बताया था कि रिवर्स बायस करना है, जब रिवर्स बायस करना है तो पी को हम किससे जोड़ेंगे, पी को हम निगेटिव जोड़ देंगे। तो हमने पी को निगेटिव से जोड़ा और एन को किससे जोड़ा, एन को हमने पॉजिटिव जोड़ दिया। सर्किट हमारी कैसी हो गई,
रिवर्स बायस। तो जंक्शन जेसी को हमेशा हम रिवर्स बायस करते हैं, जंक्शन जेसी को क्या हमने कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया, और जंक्शन जेई को हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस। तो मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी डायोड में, यदि कोई सर्किट फॉरवर्ड बायस में होती है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, लेकिन कोई चीज़ रिवर्स बायस में होती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो जंक्शन जेसी जेई हो गया, तो जंक्शन जेई की जो हमारी इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, लेकिन जेसी आई जी हमारा आउटपुट काम करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। तो हम आपको अभी हम बताएंगे जब इसके कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे हम, ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो वहाँ पे जो इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस पूछता है तो लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन को हम आपको बहुत अच्छे से दूर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझते हुए चलें तो उन चीज़ों को भी हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे इसके, अब इसकी बायसिंग को जानेंगे, बायसिंग के साथ इसकी कार्य प्रणाली को भी थोड़ा बहुत हम अध्ययन करेंगे, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में, एक कैसे कार्य करता है। अब मैंने देखिए जंक्शन की मैंने बताया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो दोनों की कार्य प्रणाली एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम बात करेंगे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इसकी कार्य प्रणाली को हम समझ लेते हैं, तो इसी प्रकार से आप एन को भी आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो एक एक की हम बात करते हैं, पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग की, कैसे ये वर्क करता है। मैंने बताया कि अब क्या हो गया, जे हमारा क्या हो गया, जे हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया, जेसी हमारा रिवर्स बायस में हो गया। तो हम जानते हैं कि बीच में क्या बनी है, हमारी डिप्लीशन लेयर बनी है। तो जब डिप्लीशन लेयर बनी है तो जब हमने पी को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन को हमने निगेटिव से जोड़ा, तो क्या हुआ कि अब ये पी में क्या होगा, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से है तो यहाँ से मैक्सिमम होल्स निकलेंगे और पी में आएंगे। तो यहाँ पे जब मैक्सिमम या होल्स की जो मेजॉरिटी कैरियर है, होल की संख्या जब अधिक हो जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कोई जंक्शन को तोड़ देंगे, जंक्शन को तोड़ करके मैक्सिमम होल्स इधर एन की तरफ मूव करेंगे और इधर से बैटरी के एन टर्मिनल से भी इलेक्ट्रॉन, तो होल तो ज़्यादा जाएंगे इधर एन की तरफ, मतलब बेस की तरफ होल हमारा मैक्सिमम निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में निकलेंगे, कुछ आपस में डिफ्यूज करेंगे। मैंने बताया था यहाँ पे जब मैक्सिमम होल आएगा, जब बेस में मैक्सिमम होल्स एकत्रित होंगे तो क्या करता है, तुरंत तो जो है भेज देता है किसमें, कलेक्टर में, ठीक है। तो कलेक्टर हमारा देखिए क्या है, कलेक्टर हमारा रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में कलेक्टर है तो यहाँ से मैक्सिमम उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, इन होल्स को मूव करेगा, मतलब कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भी इन होल्स को मैक्सिमम में डिफ्यूज करेगा। तो कुछ डिफ्यूज होगा तो इसके माध्यम से जो हमारी करंट क्या होगी, क्योंकि होल की संख्या क्या है, बहुत अधिक है, मेजॉरिटी में है, तो इसी प्रकार से धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो इस कारण से हमारे जो कलेक्टर में जो करंट बहेगी वो कलेक्टर करंट क्या होगी, आईसी होगी, और बेस के कारण जो करंट प्रवाहित होगी वो आईबी होगी, और एमीटर के कारण जो करंट प्रवाहित होगी वो आईई होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं करंट की, तो एमीटर और बेस के बीच में जो करंट प्रवाहित हुई है, और बेस से जो कलेक्टर के बीच में करंट प्रवाहित हुई है, वो दोनों करंट किसके कारण है, वो एमीटर के कारण है, ठीक है। एमीटर के कारण ही करंट प्रवाहित हुई है, क्यों, क्योंकि एमीटर का जो मेजॉरिटी कैरियर था उस मेजॉरिटी कैरियर के कारण ही धारा का प्रवाह हुआ है। तो इसलिए जो हमारी टोटल इक्विवेलेंट करंट आती है मीटर की, आई इक्वल टू जो हमको टोटल करंट मिलती है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के योग के बराबर होती है, ठीक है। बाकी इसकी जो वर्किंग है दोस्तों वही टू सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वर्किंग पूछता भी नहीं है, लेकिन कब कुछ चीज़ें हैं कि छोड़ी नहीं जाती, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयास किया, हम आशा करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन आपको इक्वेशन भी याद होनी चाहिए कि एमीटर करंट जो होती है, एमीटर करंट टोटल एमीटर करंट इक्वल टू आरबी प्लस आईसी होती है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आई होंगी तो फिर भविष्य में अगर हमको कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको और अच्छे से चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हमने लिख के लाए हैं ऑलरेडी। तो फॉरवर्ड बायस में जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। रिवर्स बायस में प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि रिवर्स बायस सर्किट ओपन हो जाती है, फॉरवर्ड बायस सर्किट क्या होती है, फॉरवर्ड बायस सर्किट क्लोज में होती है, मतलब शॉर्ट होती है। ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस, ये होता है हमारा रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में ओपन हो जाती है, मतलब फॉरवर्ड बायस में अगर शॉर्ट हो जाएगी तो रजिस्टेंस मान क्या हो जाता है, बहुत कम होता है। लेकिन हम बात करते हैं रिवर्स बायस में सर्किट ओपन हो जाती है, रजिस्टेंस मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए
वो पता भी होना चाहिए, पूछता भी है एग्जाम में, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में जो प्रतिरोध होता है कम होता है, रिवर्स बायस में प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम एम्पलीफायर के रूप में, आपने बताया था मैं डायोड को, तो डायोड का प्रयोग हमने बताया था आइए रेक्टिफायर, क्योंकि डायोड हमारा एक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं, देखिए क्या है, जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं तो जेई जो होता है हमारा, मैंने बताया था जंक्शन जेई होता है, उसे बोलते हैं एमीटर बेस जंक्शन, जिसको हम कैसे करते हैं, उसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, एवं जंक्शन जेसी जिसको हम बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको हम किस में रखते हैं, रिवर्स बायस में रखते हैं। तो जब ट्रांजिस्टर को हमको एम्पलीफायर की तरफ प्रयोग करना होता है तो उसको हम जेई जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और जेसी जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि हमारा ट्रांजिस्टर जब एक्टिव मोड में या ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है तो उसके जंक्शन जेई और जेसी कैसे होते हैं। तो जंक्शन जेई जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो फॉरवर्ड बायस होता है, लेकिन जंक्शन जेसी जो होता है क्या होता है, वो रिवर्स बायस होता है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ट्रांजिस्टर द्वारा सिग्नल को हम निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है दोस्तों, ट्रांजिस्टर का काम ही होता है कि इसके द्वारा हम निम्न प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध पर ट्रांसफ़र करते हैं। अगर एक प्रकार से ट्रांजिस्टर को समझो तो ट्रांजिस्टर का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को अगर जो लिखा जाए एक प्रकार से, तो ट्रांजिस्टर को हम तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या होता है, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर। तो तब रजिस्टर क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है, तो लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को अधिक वैल्यू के रेजिस्टेंस में ट्रांसफ़र करता है, ये काम होता है ट्रांजिस्टर का। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो क्योंकि मैंने बताया था कि अभी जे क्या है, जे हमारा फॉरवर्ड बायस में, इसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है, जैसे हमारा क्या है रिवर्स बायस में है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस हाई है। तो जब भी दोस्तों ये चीज़ें अभी आपको समझ में आएंगी, जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर चीज़ें आपको अच्छी समझ में आएंगी। तो जे हमारा क्या होता है, जे हमारा इनपुट है और जेसी हमारा क्या है, आउटपुट टर्मिनल है। तो इनपुट को अगर हम आउट में देखिए, इनपुट हम लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ले रहे हैं और आउटपुट हमको हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो क्या हुआ कि लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को उसने हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस में ट्रांसफ़र किया। ये होता है ट्रांजिस्टर का वर्क, ठीक है। तो जो हमारे में बताया था कि जो इसकी टोटल करंट होती है, एमीटर करंट आई इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये था टोटल ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब बात करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट और रखेंगे, इसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे आज की डेट में। थोड़ा सा इसके सिंबल देख लेते हैं और सिंबल से रिलेटेड कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं ट्रांजिस्टर के सिंबल को, क्योंकि सिंबल बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रांजिस्टर का सिंबल मैक्सिमम पूछा जाता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि कौन एनपीएन होता है, कौन पीएनपी होता है। तो देख लीजिए ट्रांजिस्टर है हमारा, पहली बात तो इसे पहचान जाएँ कि कैसे कौन पीएनपी होगा कौन एनपीएन होगा। तो यदि करंट अंदर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, जब करंट अंदर की तरफ फ्लो करती है क्या होता है, वो पीएनपी होता है। जब करंट बाहर की तरफ फ्लो करती है क्या होता है, एनपीएन होता है। एक चीज़ ये हो गई। बाकी एक चीज़ मैंने जब आपको पढ़ाया था सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तो हाँ मैंने बताया था कि जो करंट का प्रवाह होता है क्या होता है, पी से एन की तरफ होता है। जो करंट की प्रवाह होती है हमेशा वो पी से एन की तरफ होती है। तो यदि आपको ये पता नहीं है कि अंदर की तरफ जाने पर क्या होगा, बाहर की तरफ आने पर क्या होगा करंट का, तो आप क्या कर सकते हो, इसे आप पहले आप ऐसे लिख लो पी एन पी, ठीक है। अब देखो, क्योंकि एमीटर से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, क्योंकि धारा का प्रवाह हमको एमीटर में देखना है। देख रहे हैं धारा पी से एन की तरफ होना चाहिए, तो पी से एन की तरफ धारा का प्रवाह है, देख रहे हैं यहाँ पी से एन की तरफ धारा का प्रवाह है, तो क्या हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं फिर, अगर इसी में देखें एन पी एन रख दें, इसमें एन रखा हमने, पी रखा, और तीनों टर्मिनल पर वैसे रखे आप चेक कर सकते हो तुरंत। अब देखिए धारा का प्रवाह पी से एन की तरफ, तो पी से एन की तरफ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन धारा का प्रवाह किस दिशा में, इस डायरेक्शन में है। तो क्या है, मतलब कि ये हमारा एन पी एन ना होकर कौन सा है, पी एन पी है। तो आप इस तरह भी आप चेक कर सकते हो यदि आपको कुछ नहीं याद है ट्रांजिस्टर के बारे में तब, तो आप पता लगा सकते हो कि कैसे हमारा पीएनपी होता है और कैसे एनपीएन होता है। क्योंकि ये सिंबल पूछता है दोस्तों, बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं और काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत भी करते हैं। तो पहली बात तो आप इसको याद रखें, यदि धारा का दिशा अंदर की तरफ है तो हमारा एनपीएन होगा, यदि धारा की दिशा बाहर की तरफ है तो क्या होगा मेरा, सॉरी दोस्तों, यदि धारा की दिशा बाहर की तरफ होगी तो एनपीएन होगी, यदि अंदर की तरफ होगी तो क्या होगी, पीएनपी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
बाकी मैंने बताया था ट्रांजिस्टर में आपको क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी, पीएनपी, पीएनपी ट्रांजिस्टर में पीएनपी होगी, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एनपीएन होगा। 2 जंक्शन होंगे, जेई और जेसी होंगी। तो इन्हीं कुछ पॉइंट को मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप देखिए, तो ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होती हैं, पीएनपी या एनपीएन। इसको दोस्तों मैं आपको शाम तक प्रयास करेंगे कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दें टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो आप वहाँ से पीडीएफ भी देख लीजिएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि इसमें 3 टर्मिनल एमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस एवं कलेक्टर, ठीक है। इसमें 2 जंक्शन होते हैं, एमीटर जंक्शन जेई और कलेक्टर बेस जंक्शन जेसी। 2 प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। एक कई बार एग्जामिनर पूछा है ट्रांजिस्टर क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल होती है, करंट कंट्रोल होती है। तो याद रखना, ट्रांजिस्टर हमारी जो होती है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। अभी जब ट्रांजिस्टर को हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा पूरे ट्रांजिस्टर में सिर्फ करंट की बात होती है, वोल्टेज के कहीं नामो निशान नहीं होता ट्रांजिस्टर में। अभी आप देखोगे बेस करंट ज्ञात करने के, कलेक्टर करंट ज्ञात करेंगे, मीटर करंट ज्ञात करेंगे, पूरे लेक्चर में सिर्फ करंट की बात होगी ट्रांजिस्टर में। तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, ट्रांजिस्टर हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है। तो अगर आपको अगर याद ना रहता होगा तो आज आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिस्टर में सिर्फ किसकी हम बात करते हैं, ट्रांजिस्टर में सिर्फ हम करंट की बात करते हैं। तो इसलिए ट्रांजिस्टर हमारा सिर्फ करंट कंट्रोल डिवाइस होगा। तो जो कन्फ्यूजन रहा होगा आपका आज खत्म हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं और चीज़ और दोस्तों कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो 2 आवेश वाहकों का होता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों आवेश वाहकों के कारण धारा का प्रवाह होता है ट्रांजिस्टर में। तो मेजॉरिटी में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन या होल हो सकते हैं, या मेजॉरिटी भी इलेक्ट्रॉन या होल हो सकते हैं। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में कुछ भी हो सकता है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन या होल, लेकिन धारा का प्रवाह होगा और दोनों के कारण होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल से मिलकर धारा का प्रवाह करेंगे ट्रांजिस्टर में, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में देखते हैं। एक चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है 10⁻² से लेकर 10⁻6 ओम तक होता है। मतलब अगर इसको बात करेंगे, अभी हम आगे कंपेयर करेंगे आगे चल के फेट, बीजेटी और मासफेट की, तो वहाँ पे हम बात करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी कि जो ट्रांजिस्टर की जो इनपुट इम्पीडेंस होती है बीजेटी और फेट की अपेक्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। क्योंकि हम बात करते हैं अगर फेट, मासफेट या जेफेट की, तो वहाँ की जो इनपुट इम्पीडेंस होती है बहुत ही अधिक होती है। तो अभी उसकी जब लेक्चर पूरा पढ़ा देंगे आपको, बीजेटी, मासफेट और जेफेट, तो इन तीनों के कंपेयर भी हम करा देंगे आपको, कौन किस में क्या अधिक होता है, ठीक है। तो उस चीज़ों में भी आपको बात करेंगे। बाकी क्या है, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, एक चीज़ बहुत पूछता है, ठीक है। तो हमारी जो बीजेटी की जो सेंसिटिविटी होती है ये अधिक होती है। सेंसिटिविटी के साथ साथ इसका वोल्टेज गेन भी अधिक होता है। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या सिंपल में बोलते हैं ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर की जो सेंसिटिविटी होती है ये भी अधिक होती है और ट्रांजिस्टर का जो वोल्टेज लाभ होता है ये भी अधिक होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर की जो ऊष्मीय स्थिरता होती है, इसे बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसकी ऊष्मीय स्थिरता कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मैंने आपको जितने पॉइंट बताए आपको, ठीक है, मान चले कितने पॉइंट बताएं, अभी या इसी देख लीजिए, इसी पेज पे आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपके लिए 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर हैं, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को आप रट के चलें। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही हैं तो लेक्चर आप दोबारा देखें, दोबारा देखने पर भी लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस क्वेश्चन को या इन 1 लाइनर जो मैंने आपके लिए लिखे हैं इसे आप रट लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं पूरे बुक में अगर मैं पूरी 2-4-10 लाइन पढ़ता हूँ तो कहीं जाकर मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है तो उनको मैं नोट कर लेता हूँ। तो यही है, क्योंकि इसीलिए मैं थोड़ा लेक्चर आपको डेली नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं पहले पॉइंट को ढूंढता हूँ कि कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं पॉइंट को मैं देता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो एग्जाम देने के बाद वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस समझ लीजिए, आपको मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ या आप समझो कि इस एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो काफ़ी पॉइंट को ढूंढने के बाद जो हमको पॉइंट अच्छा लगता है कि मुझे यहाँ ये पॉइंट मुझे एग्जाम में मिला था, तो उस पॉइंट को मैं आपके लिए नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वही पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी दोस्तों हम अभी क्या है, मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों मेरे पास सुविधाएँ अवेलेबल नहीं हैं। तो जिस दिन मेरे पास सुविधाएँ अवेलेबल रहेंगी, मेरे पास टाइम रहेगा, तो मैं आपको
इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कोई भी लेक्चर होगा बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों को बोर्ड होता है सामने ना, तो बोर्ड पर लिखने का मज़ा ही कुछ और होता है और वहाँ पे समझाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो वो सब भी चीज़ें करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है। तो आगे चल के अगर भविष्य में ऐसा कभी मिलेगा मुझे टाइम, तो मैं आपके लिए चीज़ें ज़रूर करूँगा। ठीक है, लेकिन अभी जो चीज़ें दे रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसकी जो उसमें स्थिरता होती है क्या होती है, कम होती है, और इसमें जो शोर होता है क्या होता है, वो अधिक होता है। मतलब नॉइज या शोर जो होता है इसमें अधिक होता है। तो ये रहा BJT और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांजिस्टर में। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांजिस्टर के जो बंद होते हैं उन बंद के बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं। इन तीनों प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। मैं नहीं कहता कि मैं आपके लिए कल ही लेक्चर लेके आऊँगा, लेकिन हाँ कल परसों जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन मैं आपके लिए ये लेक्चर लेके आऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि ट्रांजिस्टर में जो चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, और ट्रांजिस्टर में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। मैं आज के लेक्चर में कंफर्म करता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 से लेकर 3 नंबर आपके कंफर्म हुए हैं। 2 से 3 नंबर आपको इस वीडियो से ट्रांजिस्टर के मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाने का प्रयास कीजिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जब लोग वीडियो देखते हैं तब थोड़ा अंदर से एनर्जी मिलती है कि हाँ वीडियो हम बनाएं, वीडियो आपके लिए हम दें। मैं देखता हूँ वीडियो कोई देखने वाला नहीं होता है ना, तो अंदर से इच्छा नहीं होती वीडियो बनाने की। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट या अच्छी चीज़ें ला के देता हूँ, तो उसे लोग देखने वाले नहीं होते ना, तो फिर थोड़ा दिल टूट जाता है। तो इसलिए क्लास करने की इच्छा नहीं होती है। मैं क्लास सच में बताऊँ तो मैं क्लास करने वाला नहीं था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट का प्रेशर आया, काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की प्लीज़ सर क्लास कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है हम क्लास कर लेते हैं, क्योंकि एक क्लास अपलोड करने में मेरा 2 से 3 आवर जाता है, और 2 से 3 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 से 4 आवर जो मेरा जाता है मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर कोई देखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मुझे यूट्यूब की कमाई से, मुझे किसी से कोई मतलब ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ अगर कोई चीज़ वीडियो को देखता नहीं, किसी से कुछ समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, तो लोगों को समझ में नहीं आ रही वो चीज़ें, या मैं समझाने जो प्रयास कर रहा हूँ चीज़ें को लोगों को समझ में नहीं आ रही, इसलिए लोग वीडियो नहीं देखते होंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सब चाहते हैं क्लास कंटिन्यू चलती रहे, तो ये चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस यही इतना। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।